नमस्कार। आज के विज्ञान शिक्षण में मैं विवेक बोखंडी विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 की विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 कार्बन एवं इसके यौगिक के भाग 3 पर, जिसमें चर्चा के बिंदु होंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, साबुन एवं अपमार्जक। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो कार्बनिक यौगिकों का जो पहला गुणधर्म है वो है दहन। दहन का अर्थ है जलना। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है एवं ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कज्जली ज्वाला या काली ज्वाला के साथ जलते हैं। असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। इसके परिणाम स्वरूप धातु की तस्तरी पर कज्जली निक्षेपण होगा। कज्जली निक्षेपण का अर्थ होता है कि जो धातु की प्लेट होगी वो क्या होगी, उस पर काले रंग का एक पाउडर या काला रंग उस पर जमा होना शुरू हो जाएगा। वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से भी कज्जली ज्वाला निकलेगी। अगर हम वायु की आपूर्ति कम कर दें तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलता है वह भी ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा, कज्जली ज्वाला में अर्थात काले रंग की ज्वाला के साथ जलना प्रारंभ कर देगा और उससे काले रंग की ज्वाला निकलेगी। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। अब क्या होता है कि इनके दहन के फलस्वरूप जब हम क्या करेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम जिनमें नाइट्रोजन और सल्फर होगी, इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण के या पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक हैं। इनका काम क्या है, पर्यावरण में प्रदूषण फैलाना। कार्बनिक यौगिकों का दूसरा गुणधर्म है ऑक्सीकरण। कि दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। ऐसे ही कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। जो पदार्थ क्या करेंगे, अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देंगे, उन्हें हमने ऑक्सीकारक पदार्थ कहा है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, अतएव इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण दी है जहाँ पर क्या हो रहा है कि एक अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट ये क्या कर रहा है, एथिल अल्कोहल को किसमें, एसिटिक अम्ल में क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। कार्बनिक यौगिकों का तीसरा गुणधर्म है संकलन की अभिक्रिया। पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक हम जानते हैं कि जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर देंगे, या तो तीव्र कर देंगे या मंद कर देंगे,
इन्हें हमने उत्प्रेरक कहा है। तो इसमें पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। यहां पर क्या होता है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, इसमें जो उत्प्रेरक होंगे कौन से, निकेल और पैलेडियम आदि, ये हाइड्रोजन जोड़ के उसे क्या कर देंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देंगे। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, परंतु क्या होता है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते, केवल अभिक्रिया की दर बढ़ती है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। तो जो वनस्पति तेल होगा, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी बनाया जाता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करके दिखाया गया है कि निकेल उत्प्रेरक कैसे क्या कर रहा है, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण कर रहा है। कार्बन के यौगिकों का या कार्बनिक यौगिकों का अगला गुण है प्रतिस्थापन अभिक्रिया करना। कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एक क्लोरोमेथेन बनने की एक प्रक्रिया दिखाई गई है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है कि यह मेथेन है, इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ हो रही है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये क्या कर रहा है कि जो एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, इनमें से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे रहा है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ प्रतिस्थापित हो गया, तो यहाँ क्लोरोमेथेन बन गया और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। अगला आता है अब इसमें महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। इसमें पहले आता है एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है, लेकिन
शुद्ध एथेनॉल या परिशुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है तथा यह सभी अल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। यह एक अच्छा विलायक है। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होता है। अब देखते हैं हम एथेनॉल की अभिक्रियाएं। पहली है कि सोडियम के साथ अभिक्रिया, कि अल्कोहल या एथेनॉल या एथिल अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथोक्साइड बनाता है। यहां पर यह क्या है? एथेनॉल है। ये क्या कर रहा है? सोडियम से क्रिया। सोडियम से क्रिया के फलस्वरूप यह सोडियम एथोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर रहा है। दूसरी है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एथेनॉल को क्या कर रहे हैं? 443 केल्विन तापमान पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके एथेनॉल का निर्जलीकरण हो रहा है, अर्थात इससे जल के अणु क्या हो रहे हैं? मुक्त हो रहे हैं। और क्या बन रहा है? निर्जलीकृत एथीन हमें प्राप्त हो रही है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में काम करता है। जो H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये निर्जलीकारक के रूप में काम करेगा, जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। तो यहाँ पर जो यहाँ जल के अणु हैं, इसे अलग कौन कर रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब आता है इसमें एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। एथेनॉल के बाद अगला है इसमें एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3.4% विलयन को सिरका कहा जा सकता है एवं इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो अमूमन जो हम प्रिजर्वेटिव या परिरक्षक का उपयोग करते हैं अचार आदि बनाने में, इसमें सिरका ही प्रयोग होता है और इस सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। प्रश्न आता है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है? तो क्या होता है वो? शुद्ध एथेनोइक अम्ल जो ठंडी जलवायु में सर्दियों में जम जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लीयता होती है। खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं।
हमें पता है कि खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होंगे जबकि कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। अब आता है इसमें एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं। पहला है एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। तो ये क्या है? एक एथेनोइक अम्ल है। ये क्या कर रहा है? उत्प्रेरक की इस उपस्थिति में अम्ल के साथ क्या कर रहा है? एक एस्टर का निर्माण कर रहा है। तो सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। तो हमने क्या देखा? यहाँ पे एथेनोइक अम्ल क्या कर रहा है? एथेनॉल से क्रिया करके क्या बना रहा है? एस्टर बना रहा है। और इस एस्टर का उपयोग कहाँ आ रहा है? इत्र बनाने में या स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक बनाने में। अब आता है इसमें कि एस्टर का निर्माण कैसे होता है। तो हम देख रहे हैं एक एथेनोइक अम्ल है। एथेनॉल से क्रिया करके अम्ल और उत्प्रेरकों की सहायता से एक एस्टर यहाँ पे बना रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है, जो एक क्षार है। एस्टर पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है और इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, क्योंकि इससे साबुन तैयार होता है। हम बोल सकते हैं कि साबुन कैसे तैयार होता है? एस्टरीकरण की क्रिया द्वारा। कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा एस्टर एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों, सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। यहाँ पर एक अभिक्रिया दिखाई गई है, किस प्रकार से सोडियम का एक लवण बन रहा है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है और क्या कर रहा है? यहाँ पर साबुनीकरण की क्रिया कर रहा है और इससे क्या हो रहा है? एक साबुन तैयार हो रहा है। अब आता है क्षारक के साथ अभिक्रिया। कि खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथोनेट या सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है? एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके सोडियम एसीटेट और जल बना रहा है। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है और इसी अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एथेनोइक अम्ल है, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बना रहा है? सोडियम एसीटेट का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा जल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। ऐसे यहाँ पर भी क्या हो रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके सोडियम एसीटेट बन रहा है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। अब आता है साबुन और अपमार्जक। मैल तेलीय होते हैं और हम जानते हैं तेल पानी में अघुलनशील होते हैं। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं
पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि साबुन का एक हिस्सा तो पानी से और दूसरा हिस्सा तेल या जिसे हमने मैल कहा उससे क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। साबुन के अणु के दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलेय, एक सिरे को जल रागी कहते हैं। जो जल में विलेय होगा वो होगा जल रागी, तथा हाइड्रोकार्बन में विलेय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ या दूसरा छोर जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है, जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है और इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक मिसेल की एक संरचना दिखाई दे रही है कि साबुन का जो आयनिक सिरा है वो तो बाहर है, जबकि इसका जो दूसरा सिरा है वो कहाँ है, अंदर की ओर है, मैल की ओर है। ये तेल की बूंद है, अर्थात यह मैल के रूप में है। अब यह प्रक्रिया क्या कर रही है, साबुन कपड़ों से मैल को हटाने की कर रही है। कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ या स्कम जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। अब अपमार्जक होता क्या है? अपमार्जक, जिसे हम सामान्य भाषा में डिटर्जेंट कहते हैं, अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद
बनाने में होता है। अब यहाँ पर मैल हटाने में साबुन का एक प्रभाव दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या है, साबुन का एक सिरा है, तो जहां पर यह प्लस वाला है यह तो क्या है, जल रागी सिरा जो जल के साथ मित्रता कर रहा है। और दूसरा सिरा, ये जो इसकी पूंछ दिख रही है, यह है जल विरागी सिरा जो मैल या तेलीय चीजों के साथ संबंध बनाता है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जल रागी सिरा हमेशा ऊपर की ओर होगा, ठीक है, जबकि जल विरागी सिरा कहाँ, मैल की ओर होगा। अभी क्या करते हैं कि जब जल रागी सिरा हमेशा ऊपर को जाएगा तो क्या होगा, यह जल विरागी सिरे को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश करता रहता है। इस चित्र में हमें दिख रहा है तो क्या है, यह मैल क्या है, इस कपड़े से चिपका हुआ है। जो चिकनाई या जल विरागी सिरा है वो क्या है, इस मैल से चिपक गया है, परंतु जो इसका आयनिक सिरा है या ऊपर की ओर इसे खींच रहा है, क्योंकि यह क्या है, जल रागी है, जल के साथ इसकी मित्रता है। धीरे धीरे यह खींचेगा तो मैल की पकड़ हम देख रहे हैं धीरे धीरे कम होती जा रही है और अंत में क्या हो रहा, मैल कपड़े को छोड़ दे रहा है। इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, कपड़ों से मैल या शरीर से मैल निकलता है। मुख्य कारण क्या है, साबुन के दो सिरे होना, जल रागी और जल विरागी। जल विरागी चिपकेगा मैल से और जल रागी पानी से। तो हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की उनका एक मूल्यांकन कर लेते हैं। पहला है कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो हमने जाना कि कार्बनिक यौगिकों के जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें दहन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, आदि आदि इसमें होते हैं। दूसरा है एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म क्या है। तो हम जानते हैं कि एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल भी होता है। इसका उपयोग पररक्षक बनाने में या सिरका बनाने में, एस्टर या एस्टर बनाने में, इत्र बनाने में तथा भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा है कि साबुन तथा अपमार्जक के गुण लिखिए। तो हम जानते हैं कि साबुन और अपमार्जक क्या करते हैं, साबुन और अपमार्जक के दो सिरे होते हैं, एक जल रागी सिरा होता है, एक जल विरागी सिरा होता है और यह मैल को हटाने का कार्य करता है। आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, साबुन तथा अपमार्जक। गृह कार्य, साबुन की सफाई की क्रियाविधि की प्रक्रिया को समझाइए। तो आशा करते हैं जिन बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की वह आपको भली भांति समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं फिर नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।